Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to start the second part of the training over IATF 16949, that is of the year 2016 version and as the first edition. In earlier training video, as the first part of this particular standard, we discussed initial clause till the planning. We covered the introduction, context of the organization, leadership, planning, and today we are going to start the next clause, that is basically support and operation. So six up to the sixth clause we covered the training in the part one video. Today we are going to start and cover the clause six, clause seven and clause eight. So seven is the basically for support and clause eight is basically for operation. So my slide over the seventh clause as a support visible to you. So let's start. Hope you go through with my earlier training videos as I communicated in the part one and earlier before publishing the part one training video. I mentioned the importance of the 9000, 9001, 9004 that are the fundamentals with respect to IATF 16949 and through the complete standard of IATF 16949. Uh, or detailed reference is given with respect to ISO 9001, 115 different clauses. So it will be continued here in this particular clause 7 and the clause 8 support and operation. So let's start. My training PPT is visible to you. In it, I mentioned the clause name 7 as support. The first subclause under the support clause is resources. In resources, first keyword or the sub clauses resources, general, people, infrastructure, ISO 9001 2015. तो यहाँ पे जो हमारा 9001 2015 वर्जन है स्टैंडर्ड, उसमें जो जनरल, पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसके जो सब क्लॉजेस में दिए हुए इसकी रिक्वायरमेंट वही सेम यहाँ पे अप्लीकेबल है. उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे चीज़ों को डेवलप करना है, इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है और चीज़ों को समझना है. IATF 16949 में इसके आगे फिर बात आती है रिसोर्सेज के अंदर ही जो नेक्स्ट की मेजर कीवर्ड है वो प्लांट, फैसिलिटी, इक्विपमेंट, प्लानिंग. इसके रिस्पेक्ट में मैंने जो कीवर्ड लिए हैं स्टैंडर्ड से वो है मल्टी डिसिप्लिनरी, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन, मेथड, define and implement, evaluate, manufacturing feasibility assessment, process effectiveness, process approval, control plan maintenance, verification of job setups, management reviews, review inputs. So जब भी हमारे रिसोर्सेज की बात आती है तो हमें ये एक सपोर्ट है, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और उस तरह से यहाँ समझना है कि सपोर्ट क्लॉज जो है सेवेंथ, उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है सब क्लॉज है रिसोर्सेज को यूज़ किया गया है. तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो सपोर्टिंग रूल फॉलो मतलब फुलफिल करते हैं जिसके थ्रू आप किसी के काम को कर पाते हो या करने जाते हो तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है. वो कोई सा भी काम हो, आपको लिखना भी है तो आपको पेन की ज़रूरत है, पेपर की ज़रूरत है. तो वो पेन एंड पेपर जो है आपको एक रिसोर्स है. आपको टेबल हार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी एक रिसोर्स है. ठीक है, तो रिसोर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि किसी भी वर्क को करने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो इस पर्टिकुलर क्लॉज में ये जो प्लांट, फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट की प्लानिंग है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा पॉइंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा पॉइंट 9001 में 2015 में रिक्वायरमेंट दी हुई है उसको
फॉलो करने के साथ साथ यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट दी हैं प्लांट फैसिलिटी और इक्विपमेंट प्लानिंग के रिस्पेक्ट में IATF 169 में। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे बात आती है वो है, स्टैंडर्ड कहता है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का फ़ायदा क्या होगा, उसको हम एक हमारे पास एक एफिशिएंट सिस्टम बना सकते हैं जो हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को रखेंगे, और ज़्यादा ऑप्टिमली हम चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। ये हमारा एक गोल हम सेट कर सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से। जो भी हमारे ऊपर रिक्वायरमेंट्स अप्लीकेबल हैं, जैसे अभी तक हमने बात की कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, या खुद अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हमने आइडेंटिफाई की है, उनको ध्यान में रख के उनको एक बेटर वे में हम कैसे हम अपने प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं, अपने ऑपरेशंस को डेवलप कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं, सर्विसेज हम दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिला के नंबर ऑफ एक्सपर्ट के एडवाइस को कंसीडर करके एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमें डेवलप करना है, तो डेवलप प्लांट फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट्स प्लानिंग। ठीक है। साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में हम के साथ साथ हमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन और मिटिगेशन का भी ध्यान रखना है कि किस तरह के कोई हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, प्रॉब्लम हमें मिल सकती है फ्यूचर में जब हम चीज़ों को ऑपरेट करेंगे इन फ्यूचर। तो हम किस किस तरह की चीज़ें हमें एक हमारे रिस्क की तरह हमें आगे हमें फेस करनी पड़ेंगी, और उसके रिस्पेक्ट में हम जो हमारा प्लांट है उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, जिससे कि वो जब वो पर्टिकुलर कॉज हमें जनरेट हो तो हम उससे डील कर सकें। सो जो जनरल प्लांट में चीज़ें होती हैं उसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड में कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि मटेरियल फ्लो की बात करता है, स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन की उसकी बात करती है, मटेरियल हैंडलिंग के रिस्पेक्ट में बात होती है, वैल्यू एडेड यूज़ ऑफ फ्लोर की बात होती है। ठीक है। कंट्रोलिंग नॉन कन्फॉर्मिटी प्रोडक्ट की बात होती है, फैसिलिटेशन की बात होती है, सिंक्रोनस मटेरियल फ्लो की बात होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कंसीडर करते हो जब आप एक अच्छा प्लान डेवलप करना चाहते हो, फैसिलिटी डेवलप करना चाहते हो, जब उसमें इक्विपमेंट सेटअप करते हो उस प्लांट में अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विसेज को देने के लिए। तो आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना है जिससे ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक बेटर वे में हो सके। ठीक है। 5S की बात आती है, जैसे ओवरऑल जो हमारा वर्क स्पेस में मैनेजमेंट होता है वहाँ पे 5S की बात आती है, लेकिन आप 5S से एक अपर हैंड पे एक जब आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखोगे एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, तो जो ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन है आपकी फैसिलिटी का प्लांट का वो और बेटर हो सकता है। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नॉर्मल ये नॉर्मली सारी कंपनीज जो अच्छी होती हैं जिनका मैनेजमेंट लीडरशिप अच्छा होता है वो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हैं इनिशियल फेज में ही, जब प्लान को सेटअप करते हैं, फैसिलिटी को सेटअप करते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर कोई मटेरियल फ्लो ठीक नहीं है, हैंडलिंग ठीक नहीं है चीज़ों की, और ऑप्टिमम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं आप स्पेस का, आपकी मटेरियल का सिंक्राइजेशन इन द फैसिलिटी ठीक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत टफ टास्क बन जाता है, या फिर चीज़ें बहुत इनएफिशिएंट हो जाती हैं और बहुत टाइम टेकिंग हो जाती हैं, और मिसकम्युनिकेशन भी उसमें हो सकता है, और वो बड़े रिस्क की तरह आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों के रिस्पेक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखें, और साथ ही साथ रिस्क आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क मिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डेवलप करें, जो भी हमारी प्लांट और फैसिलिटी में हम उसके रिस्पेक्ट में जो करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड बता रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही जो स्टैंडर्ड एक चीज़ बात करता है
मेथड्स की, कि आपके पास मेथड्स होने चाहिए जिसके थ्रू मतलब आपको डेवलप करना है, डिफाइन करना है और इम्प्लीमेंट करना है, जिससे जो आपका इवेल्युएट कर सको आप अपनी फैसिलिटी को मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में। जब भी आपको कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना हो या नया ऑपरेशन की ज़रूरत हो उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी असेसमेंट इस मेथड के थ्रू करनी है। इसमें आप कैपेसिटी प्लानिंग करोगे और जिसके थ्रू आप ये असेस कर पाओगे कि इन केस कोई चेंज आता है एग्जिस्टिंग ऑपरेशन में तो हमें क्या क्या चीज़ें हमें एक प्लान मैनर में हमें करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास एक मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू हम जो मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी है उसको उसका असेसमेंट कर सकें, ठीक है, जिसमें हमें इवेलुएट करना है फिजिबिलिटी को, कैपेसिटी को, ठीक है। और इन केस कोई चेंज आती है उसको हम इवेलुएट कर पाएँ अपनी फैसिलिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि हमारे पर हमारा इम्पैक्ट क्या आएगा फैसिलिटी के ऊपर और हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और इनके साथ ही साथ जो प्रोसेस इफेक्टिवनेस है वो हमें मेंटेन करनी है और इवैल्यूएशन करना है। कोई अगर रिस्क जनरेट होगा किसी चेंज की वजह से, ठीक है, और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस है वो उसकी उस पे क्या मतलब हमारा हमें रिसोर्स खर्च करने पड़ेंगे या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं मेंटेनेंस को लेके, ये सारी चीज़ें हमें कंबाइंड मैनर में एक साथ देखनी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी असेसमेंट के थ्रू, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें ऐड होती है, स्टैंडर्ड कहता है वेरिफिकेशन के लिए जॉब सेटअप्स के लिए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो भी हम जॉब सेटअप करें, जब भी उनको रन करें किसी जॉब को तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि जो हमने असेसमेंट करी थी मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी असेसमेंट वो हमारी जो उसके रिजल्ट्स थे वो ठीक आए कि नहीं आए, और जो हमारा जो रिजल्ट थे उसके वो जो हमारा फिजिकल जॉब सेटअप है उससे मतलब कंपेरेबल हैं कि नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जो फिजिकल फिजिबिलिटी असेसमेंट हमने किया था उसके रिजल्ट्स अलग आए थे और हम एज पर जो एक्चुअल हमने जॉब सेटअप किया तो हमारे जो वहाँ रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं उसमें किसी तरह का वेरिएशन है, कोई बड़ा वेरिएशन है, तो वेरिफिकेशन भी हमें जॉब सेटअप का करना है मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी असेसमेंट के बाद, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ जो ये असेसमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी का इसको जब हम उसमें इवेलुएट करेंगे कैपेसिटी को, फिजिबिलिटी को, तो हमें उसे एज अ इनपुट यूज़ करना है मैनेजमेंट रिव्यू की जो मीटिंग होगी। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी प्लांट फैसिलिटी इक्विपमेंट प्लानिंग के रिस्पेक्ट में है। साथ ही साथ यहाँ स्टैंडर्ड में नोट में बात होती है, रेफरेंस देता है कि जो लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी हमें ऐड करना है। अगर हम जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कर रहे हैं, असेसमेंट की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, जॉब सेटअप की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, तो हमें लीन मैन्युफैक्चरिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी हमें इसमें ऐड करना है जब भी हम प्लानिंग की बात करें प्लांट फैसिलिटी और इक्विपमेंट की, ठीक है। तो लीन में मैं एक डिफरेंट ट्रेनिंग वीडियो बनाऊंगा लीन के ऊपर, सिक्स सिग्मा के मैंने कुछ अभी बनाए हुए हैं ट्रेनिंग वीडियो, दो स्टैंडर्ड्स के, एक डीमैट का है और एक टूल्स के रिस्पेक्ट में है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे जो लीन के प्रिंसिपल्स हैं और बेसिकली 5S उसमें है, काइजन है, कैनबान है, पोका योग है, एसएमईडी है, आंडोन है, हेजुका है, तो ये सारे अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं
एक लीन के रिस्पेक्ट में एज अ मल्टी अप्रोच टू फर्दर प्लानिंग फॉर फैसिलिटी एंड प्लांट। तो इनका भी हमें एक हमारे लिए एक अच्छा यूज़ हो सकता है। मतलब जो ओवरऑल रिजल्ट आता है हमारा निकल के प्लानिंग का, वो बेटर बन सकता है। तो उनका हमें यूज़ करना है। ठीक है। इसके साथ ही जो हमारे जो कोर टूल्स हैं लीन के मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स के, जो कि आइडेंटिफाई वैल्यू है, मैप द वैल्यू स्ट्रीम है, क्रिएट फ्लो है, इस्टेब्लिश पुल है, परस्यू परफेक्शन है। इन सारों का एक बेटर मतलब हमें चीज़ों को मतलब कंबाइन मैनर में रिव्यू करके ऐसे एक कंप्लीट असेसमेंट करना है, प्लान करना है अपने जो भी प्लांट हम बनाने जा रहे हैं, फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, और जो भी उसमें इक्विपमेंट का सेटअप होगा वो वो इनके अकॉर्डिंग हमें इस्टेब्लिश करना है अपने प्लान में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जब भी आप प्लांट फैसिलिटी इक्विपमेंट्स को डेवलप करने की बात करेंगे। इसके साथ ही अ, अगर आपका कोई सप्लायर है, अगर वो आपके साइट पे काम कर रहे हैं, मतलब आपके प्लांट में आपकी फैसिलिटी के अंदर ही काम कर रहा है, लेकिन आपने आउटसोर्स किया हुआ किसी वर्क को उसको, तो उसकी भी जो स्कोप ऑफ वर्क है उसको भी आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि वो आपके परमाइसेस में वर्क एक्सिक्यूट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसको आप नहीं कंसिडर करोगे, उसको भी उसका भी जो स्कोप है, वो जो भी आपकी फैसिलिटी यूज़ कर रहा है, उसको अपने असेसमेंट के थ्रू, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू उसको आपको असेस करना है और चीज़ों को फर्दर इस्टेब्लिश करना है। तो ये चीज़ें जो हैं पहला है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में हमें कवर करनी है और IATF 169 में हमें बताई गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सब क्लॉज रिसोर्सेज में ही, वो है इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस। तो पहला इसमें जो कीवर्ड है वो है 9001 2015 का रेफरेंस है। फिर है सप्लीमेंटल स्टेट स्टेट ऑफ ऑर्डर, क्लीननेस एंड रिपेयर, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ तक सप्लीमेंटल तक कवर करता हूँ। सो अब हमारे पास प्लानिंग है, हमें जो हमारी हमने सोचा था कि हम हमारा प्लान कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारी इनिशियल कंसिडरेशन में हमें कवर करनी है। ठीक है। हमारे पास एक कंप्लीट प्लानिंग हमने डेवलप कर ली, इफेक्टिवनेस के ऊपर बात कर लिया, ऑप्टिमाइजेशन के लिए बात कर लिया, उसकी फिजिबिलिटी के लिए बात कर ली, जो उसकी कर ली। ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच उसमें हमने डाल दिया, लीन के मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स उसमें हमने ऐड कर दिए, उसके मेथड्स हमने डेवलप कर लिए, हमारे पास एक प्रोसेस बन गई। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जो नेक्स्ट बात होती है वो है इन्वायरमेंट की, कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए जो प्रोसेस है उसके ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रेफरेंस मिलता है वो स्टैंडर्ड 9001 2015 स्टैंडर्ड का देता है कि जो वहाँ पे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है 7.1.4 में, वही सेम यहाँ पे ISO 9001 2015 की फॉलो करनी है आपको IATF 16949 में। साथ ही साथ यहाँ पे ISO 45001 का रेफरेंस देता है, जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का है। तो उसको कंसीडर करना है 45001 को। ठीक है। वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, सर्टिफिकेशन और कंप्लायंसेस दोनों की बात होती है। ठीक है। कंप्लायंसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिए सर्टिफिकेशन से। ठीक है।
तो मेजर आपका फोकस होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री का, प्रोसेस ओनर्स का, कि हमें इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है, कंप्लायंसेस पे ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो किसी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के ऊपर। सर्टिफिकेशन एक रिकॉग्निशन है, वो वर्क करता है। ठीक है, जब एक आप एक कह लीजिए फेयर और वैल्यूएबल आप सर्टिफिकेशन बॉडी से सर्टिफिकेशन लेते हो, ठीक है, जो फेयर वर्क कर रही हो और सच में कुछ सर्टिफिकेशन के थ्रू वैल्यू ऐड कर रही हो। लेकिन मार्केट आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि क्या गैप्स हैं, कहाँ पे किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं है। तो आपको कंप्लायंसेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9001 के साथ साथ इस पर्टिकुलर क्लॉज में इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हमारा 45,001 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ऐड करनी है। ठीक है, और जो उसके कंप्लायंसेस हैं उसको फॉलो करना है। आप मेरी ISO 45,001 की ट्रेनिंग भी आप अटेंड कर सकते हो। एक बहुत डिटेल ट्रेनिंग है मेरी इस पे, जो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में इस यूट्यूब चैनल के। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको एक इन सारी चीज़ों के साथ साथ उसको भी आप इम्प्लीमेंट करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज़ थी। फिर सप्लीमेंट की बात करते हैं कि सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट क्या दिया है। तो पहला जो वर्ड था उसमें स्टेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, क्लीननेस एंड रिपेयर, ये बेसिक नीड्स हैं एक ऑपरेशन को हेल्दी तरीके से एक्सिक्यूट करने के लिए। ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ ऑर्डर में होनी चाहिए, इसीलिए हमने लीन के मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स की बात करी। क्योंकि अगर स्टेट ऑफ ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब होगा, हमारी जो नॉन कंफर्मिटी है वो इंक्रीज होगी, जो ओवरऑल इफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है प्रोसेस की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो स्टेट ऑफ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एक प्लांट की बात करेंगे, एक फैसिलिटी की बात करेंगे, इसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो बात आती है क्लीननेस की, तो क्लीननेस बहुत ज़रूरी है। क्लीनलीनेस विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, और एक मोराल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और एक वैल्यू ऐड करती है कंपनी के लिए क्लीननेस, मतलब ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्लीननेस आपके यहाँ अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ रिपेयर की भी बात होती है कि इन केस किसी तरह का जो आपकी फैसिलिटी है, प्लांट है, उसमें जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन है, फ्लोर्स हैं, किसी भी तरह की चीज़ है, वहाँ पे अगर रिपेयर की ज़रूरत है तो वो विद इन अ गुड टाइम आप उस रिपेयर को कंप्लीट करो, जिससे आप क्लीननेस मेंटेन कर सको, स्टेट ऑफ ऑर्डर मेंटेन कर सको, और जो तो इस तरह का रिपेयर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप जो इफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, और ओवरऑल मोरल है, या फिर हम जो अभी हमने बात की इसे प्लानिंग के रिस्पेक्ट में कि जो कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो हमें इन तीनों चीज़ों का खास ध्यान रखना है, स्टेट ऑफ ऑर्डर, क्लीननेस एंड रिपेयर का, विथ रिस्पेक्ट टू एज इन्वायरमेंट और प्रोसेसेस ऑपरेशंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो सब क्लॉज है वो है रिसोर्सेज के अंदर ही है, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। इसमें जो पहला सब क्लास आपके लिए जनरल है, वो उसमें जो कीवर्ड है वो ISO 9000:2015 है। सेकंड जो सब क्लॉज है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज में, वो है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। इसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं वो है statistical studies, analyze variation, measurement system analysis, customer approval, records,
प्रायोरिटाइजेशन, मेजरमेंट, ट्रेसेबिलिटी। नेक्स्ट सब क्लॉज है इन्वायरमेंट के अंदर ही, ठीक है, सॉरी, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज के अंदर मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी में जो चीज़ें हैं उसमें पहला रेफरेंस 9015 का है। फिर कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स की बात है, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, कंफर्मिटी एविडेंस टू रिक्वायरमेंट है, सम इंक्लूजन्स हैं इसमें, लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर उसमें इंटरनल लेबोरेटरी, डिफाइंड स्कोप, ISO IEC 17025, external laboratory, defined laboratory scope, ISO IEC 17025, acceptable to customer, second party assessment, equipment manufacturer, calibration, government regulatory confirmation। तो यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं मॉनिटरिंग और मेजरिंग रिसोर्सेज को इस कंप्लीट पैराग्राफ में, जो सारी हमने सब क्लॉजेस हैं मॉनिटरिंग मेजरिंग की सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, या जो मेरी ट्रेनिंग वीडियो है उसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और किस किन चीज़ों के रिस्पेक्ट में हमें सोचना है उस क्लॉज को, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी तक हमारी प्लानिंग हो गई फैसिलिटी की, हमने इन्वायरमेंट डेवलप कर लिया, हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारी मॉनिटरिंग है और मेजरिंग है एक ऑपरेशन को के लिए, एक प्रोसेस के लिए, वो कैसे होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो जो 7.1.5.1 जनरल क्लॉज है इसके अंदर, उसमें 9001/2015 का जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लीकेबल है, उनको आपको कंसीडर करना है यहाँ पे कंप्लायंसेस को फुलफिल करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद जनरल में 9001/2015 के अलावा बात आती है यहाँ पे सब क्लॉज जो है वो है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि आपके पास एक मैनुअल होना चाहिए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के लिए, जिसके थ्रू जो आपके कंट्रोल प्लान है, वो किसी भी तरह का इंस्पेक्शन है, मेजरमेंट है, टेस्ट इक्विपमेंट का जो यूज़ है उसका सिस्टम है, वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई हूँ। और जब आप कोई भी एनालिसिस करोगे या फिर किसी भी तरह का मेजरमेंट है वो जब आप करते हो तो उसका आपको स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ करनी है, और जो वेरिएशन है, जो रिजल्ट्स आपने पाए हैं मॉनिटरिंग और मेजरिंग के थ्रू, उनको एनालाइज करना है। और इस चीज़ में जो भी एनालिटिकल मेथड आप यूज़ करोगे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो भी होगी आपकी, वो एज़ पर द आपका मैनुअल होना चाहिए, क्योंकि मैनुअल है अपना मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की। और साथ ही साथ कोई अदर कस्टमर के द्वारा दी गई हुई कोई क्राइटेरिया है एक्सेप्टेंस की मेथड, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो अगर उस कस्टमर ने आपको अप्रूव किया हुआ है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के रिस्पेक्ट में। पहला तो आपके पास मैनुअल होना चाहिए, और जिसमें एक्सेप्टेंस की बात हो, एक्सेप्टेंस लेवल क्या होगा, एनालिटिकल मेथड्स क्या होंगे, और हमें कहाँ पे किस तरह का इंस्पेक्शन करना है, मेजरमेंट करना है, कौन से टेस्ट इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और जब हम रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे, मेज़र करेंगे, तो उसकी हमें स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ के थ्रू एनालिसिस करनी है, जो भी हमारे वेरिएशंस आ रहे हैं रिजल्ट्स में, ये एज अ रिसोर्स हमें यूज़ करना है यहाँ पे। जब हमारा फैसिलिटी डेवलप हो जा रही है, प्लान डेवलप हो जा रहा है, इन्वायरमेंट डेवलप हो जा रहा है, तो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के थ्रू और मॉनिटरिंग और मेजरिंग रिसोर्सेज के अंडर में ये चीज़ें हमारा नेक्स्ट रिसोर्स में ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी है, डेवलप करनी है। साथ ही साथ जो उसके रिकॉर्ड्स होंगे, जो कि हमारा ओवरऑल जो हम
कर रहे हैं एनालिसिस, और इसमें हमने जो स्टैटिस्टिकल स्टडीज यूज़ की है, मॉनिटरिंग बेस्ड की हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो कस्टमर के एक्सेप्टेंस हैं, और साथ ही साथ हम अगर कोई अल्टरनेटिव मेथड यूज़ किए हैं तो उसको हमें मेंटेन करना है रिकॉर्ड के थ्रू, ठीक है, एज अ एविडेंस, जो हमें फर्दर हम उसको शेयर कर सकें, या फिर हम जब भी उसको रिकॉल कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़े। साथ ही साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट स्टैंडर्ड में एमएसए के रिस्पेक्ट में बोलता है कि प्रायोरिटाइजेशन के बारे में, जो भी चीज़ें क्रिटिकल हैं या फिर स्पेशल हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, रिस्पेक्ट टू प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको हमें प्रायोरिटाइज करना है अपने मैनेजमेंट सिस्टम एनालिसिस में। ये सारी चीज़ें हैं, एज अ रिसोर्स हमें इसको इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तभी हमारा जो IATF 6949 का जो मॉनिटरिंग और मेजरिंग है एज अ रिसोर्स, वो इस्टेब्लिश हो पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सब क्लॉज की बात थी, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज में ही जनरल के बाद वो है मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी, जिसमें स्टैंडर्ड यहाँ पे ISO 9000 एंड 2015 की जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें बताता है कि हमें उसको फॉलो करनी है, जो भी वहाँ पे 7.1.5.2 पे दी हुई है 9000 2015 में रिक्वायरमेंट्स, वो हमें यहाँ पे यूज करनी है विथ रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी। मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी में नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स। सो सबसे पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स को मैनेज करो। जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके चेंजेस के रिस्पेक्ट में जो इम्पोर्टेंस है, क्या ये चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें इस प्रोसेस के अंदर आनी चाहिए। और किसी भी तरह का टेस्ट इक्विपमेंट है, किसी तरह का गेज है, ठीक है, किसी तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड होने चाहिए इसके प्रोसेस के स्कोप में, ठीक है। और ये जो भी इक्विपमेंट है कंपनी के द्वारा खुद ओन्ड हो, कस्टमर ओन्ड हो, या फिर ऑन साइट कोई सप्लायर प्रोवाइड करा रहा हो, उन सारी के रिस्पेक्ट में ये प्रोसेस एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट होगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके थ्रू हम कहीं ना कहीं एक एविडेंस प्रोवाइड करेंगे कन्फर्मिटी का, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके रिस्पेक्ट में। रिक्वायरमेंट जैसे मैंने पहले ही बताया था, इंटरनल रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उन सारे रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में एज अ एविडेंस काम करेगी विथ रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मिटी। तो इस तरह का एक प्रोसेस हमें डेवलप करना है जिसके थ्रू में कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स को मैनेज करना है। इसके साथ ही मतलब स्टैंडर्ड में ये भी बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूसिव करना है, मतलब कवर करना है इसके थ्रू। तो पहला जो चीज़ है इसमें वो है किसी तरह का रिवीजन होता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसकी मेथडोलॉजी आपके पास होनी चाहिए इस प्रोसेस के अंदर। साथ ही साथ कोई स्पेसिफिकेशन है, रीडिंग है, वो हमें आउट मिलती है, मतलब जो उसकी एक्सेप्टेंस लेवल है उससे वो बाहर मिलती है उसकी रीडिंग। तो उस इसमें हमें क्या, हमारा क्या एक्शन प्लान होगा, और इस एक्शन प्लान में स्टैंडर्ड कहता है कि आपको एक असेसमेंट करना है, जो भी रिस्क जनरेट होगा उस आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन से, आउट ऑफ रीडिंग की वजह से और इस तरह की कंडीशन की वजह से, तो उसका एक आपका जो हमारा एक्शन प्लान होगा वो हमें डिफाइन करना है। और हमारे पास जो हमारा प्रोसेस है वेरिफिकेशन कैलिब्रेशन का, उसमें एक इसमें असेसमेंट की मेथड हमें
मेंशन करनी कि हम असेसमेंट कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक कंडीशन आती है कि अगर हम जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं किसी टेस्ट इक्विपमेंट के, उसका कैलिब्रेशन करते हैं, तो हमें मिलता है कि टेस्ट इक्विपमेंट जो है वो एक गलत रीडिंग दे रहा है। मतलब जो रीडिंग उससे पहले ली गई है, उसका जब यूज़ किया गया है मेजरमेंट के लिए, तो उससे जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं वो सही नहीं थे। ये चीज़ें हमें कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन के थ्रू हमने ऑब्जर्व की, मेज़र की। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट है उस इक्विपमेंट का जहाँ पे भी यूज़ किया गया है मेजरमेंट के लिए, उससे रिलेटेड हमें एक नॉन कन्फर्मिटी या फिर एक इनपुट एज अ मैनेजमेंट रिव्यू उसको रेज करना पड़ेगा, जो भी उससे मेजरमेंट गड़बड़ आए हैं, या फिर हमने उसके जो मेजरमेंट के बाद अपनी प्रोसेस को फर्दर एक्सक्यूट किया है, या वहाँ से जो प्रोडक्ट आगे चले गए हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये है, साथ ही साथ हमें उस टेस्ट इक्विपमेंट का जो प्रीवियस कैलिब्रेशन हिस्ट्री है, वेरिफिकेशन हिस्ट्री है, उसे हमें चेक करना है कि वो कैसा था, कब हमने कराया था, उसकी वैलिडिटी क्या थी, उसका नेक्स्ट ड्यू डेट क्या था। तो इन सारी चीज़ों को हमें साथ में रख के एसेस करना है कि हमने सही समय से कैलिब्रेशन किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो आ, वो हमारे लिए एक नॉन कन्फर्मिटी है। अगर हम कैलिब्रेशन जो कर रहे हैं वो सही समय से कर रहे हैं, तो हमें एक फर्दर एक्शन प्लान बनाना होगा। एक जो हमने प्री डिसाइड किया था कि एक टेन्योर की ड्यूरेशन में हमें कैलिब्रेशन करना है, इसकी वैलिडिटी ये होगी, तो कैलिब्रेशन कैसे डिस्टर्ब हुआ। तो सारी चीज़ों को हमें कंबाइंड मैनर में उसके ऊपर हमें रिव्यू करना है एज अ नॉन कन्फर्मिटी, और फर्दर एक्शन प्लान डेवलप करना है कि हम उसका कैलिब्रेशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और उसकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए जी, उसमें हम कॉन्फिडेंस हमें मिले कि जो भी उसके थ्रू मॉनिटरिंग और मेजरिंग होगी वो सही हमें मिलेगी। और इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बन के निकले हैं, तो उसको हमें कम्युनिकेट करना है, नोटिफाई करना है आगे कस्टमर को कि किस वजह से ये कमी आई है, और जिससे कि कस्टमर को ये की नॉलेज में ये चीज़ें आ सके कि एक सस्पेक्टेड प्रोडक्ट है जिसमें ये नॉन कन्फर्मिटी हमने आइडेंटिफाई की है, नोटिस की है, जो टीम थी मॉनिटरिंग और मेजरिंग की। साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है कि स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी का, जैसे कि मैंने बात किया अभी मैनेजमेंट रिव्यू का, तो वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी हमें इशू करना है। इस कंडीशन में अगर कोई प्रोडक्ट एक प्लान इंटरवल में जो उसके रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, या फिर सही रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है एक्सेप्टेंस लेवल के अंदर, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ कन्फर्मिटी इशू करना है कि जो हमारा स्पेसिफिकेशन है कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन का, वो हमने मीट कर लिया है, उसकी क्या कंडीशंस हैं। तो इस इन इन डेप्थ इस पे एक असेसमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को करनी है, जिससे कि वहाँ पे चीज़ें इंश्योर हो सकें। साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो हमारा प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन का, उसमें बात आती है सॉफ्टवेयर वर्जन की, कि हमें वेरीफाई करना है सॉफ्टवेयर के वर्जन को, जो भी हम प्रोडक्ट या प्रोसेस में यूज़ करते हैं, कि उसका सॉफ्टवेयर का वर्जन जो हो वो अपडेटेड हो, लेटेस्ट हो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिकॉर्ड जनरेट करना, कि हमें रिकॉर्ड जनरेट करने हैं जो भी हम वेरिफिकेशन और कैलिब्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, उसके उसके हमारे पास रिकॉर्ड्स होना चाहिए। उसके जो भी मैंने टाइप्स बताए गेजेस के, मतलब कंपनी के द्वारा खुद ओन्ड हो, कस्टमर के द्वारा ओन्ड हो, ऑन साइट सप्लायर के द्वारा ओन्ड हो,
सारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं, गेजेस हैं, उनका कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स होना चाहिए, उसकी लिस्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट जो बात आती है, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, उनका वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे भी दो तरह से वेरिफिकेशन होता है सॉफ्टवेयर का, जो भी प्रोडक्शन सिस्टम भी यूज़ होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, उसमें थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है, वैलिडेशन होता है। आप कुछ कंपनीज खुद भी वेरीफाई करती हैं कि जो सॉफ्टवेयर का एंड यूज़ है, जो इंटेंडेड यूज़ है, उसको वो फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं जो हमें अपने प्रोसेस में कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन के हमें ऐड करनी है। इसके ऊपर हमें जो भी इनपुट्स हैं वो डिसाइड करना है, चीज़ें डेवलप करनी है, इस्टेब्लिश करनी है अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज में, वो है लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट सब क्लॉज में जो फर्दर सब क्लॉज है वो है इंटरनल लेबोरेटरी। इंटरनल लेबोरेटरी कैसी होनी चाहिए, उसके उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं होनी चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया है। पहली चीज़ है, सबसे ज़रूरी है इंटरनल लेबोरेटरी के लिए कि उसके पास एक डिफाइंड स्कोप होना चाहिए, मतलब क्लियर आपके पास लेबोरेटरी को पता होना चाहिए कि हमारा स्कोप क्या है। स्कोप के थ्रू, जब स्कोप क्लियर रहेगा इंटरनल लेबोरेटरी, तो उसको अपनी कैपेबिलिटी पता होगी कि उसको क्या क्या चीज़ें इंस्पेक्ट करनी है, टेस्ट करनी है, कैलिब्रेट करनी है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा स्कोप क्लियर हो पहले लेबोरेटरी का, कि उस क्या क्या चीज़ें उसके इंटरनल लेबोरेटरी के अंदर कवर होती है। इंटरनल लेबोरेटरी के लिए खुद एक स्टैंडर्ड है, ISO 17025, जो कि मैनेजमेंट सिस्टम है, लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम उसका टाइटल है। तो वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल एक सिस्टम है, एक कंपनी के सिस्टम के अंदर। तो पहली चीज़ जो है, इसीलिए स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसका स्कोप आपको क्लियर करना है, जिससे उसकी कैपेबिलिटी उसको आइडेंटिफाई कर सके इंटरनल लेबोरेटरी की टीम। इसके साथ ही लेबोरेटरी को स्पेसिफाई करना है और इम्प्लीमेंट करना है कुछ चीज़ें जो स्टैंडर्ड में बताई गई हैं। पहली है जो टेक्निकल प्रोसीजर्स हैं लेबोरेटरी को, उसकी किसी को क्रॉस वेरीफाई करनी है कि जो मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं इवेल्युएशन का, मॉनिटरिंग का, मेजरिंग का, टेस्टिंग का, इंस्पेक्शन का, कैलिब्रेशन का, वो सही आपके पास मेथड्स हों। ये पहला पॉइंट है जो एक लेबोरेटरी के पास होना चाहिए, इंटरनल लेबोरेटरी के पास। सेकंड जो है कॉम्पिटेंसी, जो पर्सनल इन्वॉल्व है लेबोरेटरी के वर्क को एक्सिक्यूट करने के लिए, जो भी पर्सनल है वहाँ पे, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनकी स्किल्स, उनका कंबाइंड यूज इन तीनों चीज़ों का उनको अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेस्टिंग। प्रोडक्ट की, मतलब प्रोडक्ट की टेस्टिंग कैसे एग्जीक्यूट होगी, उसमें कुछ और क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें फॉलो करने हैं, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मतलब सैम्पलिंग कैसे करनी है, क्या स्टेज होगा, क्या तरीका होगा चीज़ों को वेरीफाई, का क्या मतलब स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या फ्लो चार्ट होगा चीज़ों को मेज़र करने का। ये सारी चीज़ें लैब को स्पेसिफाई और इम्प्लीमेंट करनी है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैपेबिलिटी, जो परफॉर्मेंस की है, लेबोरेटरी परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी इस तरह की होनी चाहिए कि जो सर्विसेज हैं लेबोरेटरी की वो करेक्टली डिलीवर हों, ट्रेसेबल हों, और साथ ही ये जो कैपेबिलिटी है परफॉर्म करने की सही तरीके से, वो बेस होनी चाहिए किसी स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में,
जो भी स्टैंडर्ड आप अगर ASTM फॉलो कर रहे हो, EN फॉलो कर रहे हो, इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, तो आपको जो अपना प्रोसीजर है, कैपेबिलिटी है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग डेवलप करनी है, ट्रेसेबल बनाना है और करेक्टली चीज़ों को एक्सिक्यूट करना है। जब जहाँ पे भी कोई नेशनल या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेस्टिंग के लिए, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करनी है जो भी मेथड्स हैं जिसके थ्रू वो वेरीफाई करेगा जो भी मेजरमेंट सिस्टम कैपेबिलिटी है, तो वो भी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। अगर इन केस आपके पास कोई स्टैंडर्ड इस तरह का अवेलेबल नहीं है पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना है मेथडोलॉजी, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में कैपेबिलिटी। साथ ही साथ इंटरनल लैबोरेटरी के रिस्पेक्ट में कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेना है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, और फर्दर उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कैपेबिलिटी से रिस्पेक्ट में जो टेस्ट लैब की कैपेबिलिटी है। इसके बाद जो भी रिकॉर्ड्स हैं लैब के, वो इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के साथ साथ रिव्यू करने का भी प्रोसीजर होना चाहिए कि टाइमली चीज़ों को लैब रिव्यू करें, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लेबोरेटरी की बात हो रही है। तो जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको एक फ्रीक्वेंट मैनर में, एक प्लान्ड मैनर में हमें रिव्यू करते रहना है, जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि जो भी टेस्ट रिजल्ट्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, वो सही निकलें और फर्दर हम उस पर एक कॉन्फिडेंस के थ्रू, एक एश्योरेंस के थ्रू अपनी बाकी की टीम जो है कंपनी की, उनको ये बात कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, कहीं पे भी कोई चीज़ डाउटफुल ना हो। तो ये सारी चीज़ें करनी है इंटरनल लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ स्टैंडर्ड यहाँ पे थर्ड पार्टी एक्रीडेशन की बात करता है ISO IC 17025 के रिस्पेक्ट में, कि कि आप यूज़ कर सकते हैं, एडवाइस करता है स्टैंडर्ड की, अगर आप एक एक्रीडेशन ले लो ISO IC 17025 की, ठीक है, जिससे कि आप डिमॉन्स्ट्रेट कर पाओ लेबोरेटरी की प्रैक्टिसेस को विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट में, इंटरनल लेबोरेटरी के बाद वो है एक्सटर्नल लेबोरेटरी। एक्सटर्नल लेबोरेटरी में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्सटर्नल लेबोरेटरी जो आप हायर कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप आउटसोर्स कर रहे हो अपनी कोई मेजरमेंट को, तो वहाँ पे स्कोप डिफाइन करना है कि आपका जो एक्सटर्नल लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में आपकी कंपनी का क्या स्कोप हुआ, कौन से पर्टिकुलर टेस्ट, मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, कैलिब्रेशन आपको आउटसोर्स करना है एक्सटर्नल लेबोरेटरी के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोप डिफाइन करना यहाँ पे भी। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल लेबोरेटरी होनी चाहिए वो आपको ISO IC 17025 से एक्रेडिटेड ही लेनी है, जो स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ ये जो लैब है उसकी जो भी सर्विसेज हैं, वो चाहे इंस्पेक्शन की हो, टेस्टिंग की हो, कैलिब्रेशन की हो, वो सारी चीज़ें एक्रेडिटेड होनी चाहिए ISO IC 17025 से। जो नॉर्मली जैसे बात होती है ILEC की बात होती है, MIRA की बात होती है, जो भी इनसे एक्रेडिटेड टेस्ट लैब्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद ही उनको एज ए एक्सटर्नल लेबोरेटरी यूज़ करना है, जो भी आपकी पर्टिकुलर मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको आउटसोर्स करने के लिए। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स जनरेट हों, कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स जनरेट हों, उस पे जो एक्रीडेशंस हैं, जैसे कि मैंने बात की ILEC की,
मीरा की, वो एक्रेडिटेशन के जो लोगो होते हैं, आ, वो मार्क होते हैं, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट्स पे आनी चाहिए। ये भी स्टैंडर्ड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ जो लैब है, वो हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो लैब हमने सेलेक्ट की है, जो कि एक्रेडिटेड है 17,025 से, वो कस्टमर के द्वारा, जो भी आपका कस्टमर है उसके द्वारा वो एक्सेप्टेड हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी, इसका भी हमें ध्यान रखना है एक्रेडिटेशन के साथ साथ। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे बात आती है एक्सटर्नल लैबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैंडर्ड कहता है कि आपको सेकंड पार्टी ऑडिट या फिर असेसमेंट भी परफॉर्म करना है, अ, अगर हो सके तो, जिससे कि आप इंश्योर कर सको कि जो हमने एक अच्छा IATF 16949 हमने इस्टेब्लिश किया है, इम्प्लीमेंट किया है। हमारी जो इंटरनल टेस्ट लैब है, वो हम उसमें हमारा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है ISO IC 17025 का। उसके साथ ही साथ हम सेकंड पार्टी असेसमेंट के थ्रू, ऑडिट के थ्रू, जो एक्सटर्नल लेबोरेटरी है उसका जो वर्क सिस्टम है उसको ऑडिट करके हमें कंफर्म करना है कि जो उनकी सर्विसेज हैं वो अच्छी हैं, ठीक है, इन लाइन है जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, या फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद जो बात आती है कि कभी-कभी इस तरह का होता है कि जो कैलिब्रेशन की सर्विसेज हैं या फिर कैलिब्रेशन है किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट का, वो पॉसिबल नहीं होता है कि कोई एक्सटर्नल लेबोरेटरी उस कैलिब्रेशन को करती हो या उसके लिए एक्रेडिटेड हो, ड्यू टू सम टेक्निकल रिक्वायरमेंट। तो उस कंडीशन में आपकी कंपनी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, जो इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर है उससे आपको कैलिब्रेट कराना है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। और जो हमने अभी ऊपर बात की थी असेसमेंट की, मॉनिटरिंग और मेजरिंग में, वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए, वैलिडेट करते हुए, जो रिजल्ट्स हैं उसको इंश्योर करना है कि जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के थ्रू कैलिब्रेशन हुआ है वो सही हुआ है, और जो हमारी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग की प्रोसीजर है, मेथडोलॉजी है, उसको वो फुलफिल करती हो। तो इस कंडीशन में ये चीज़ें करनी है। ठीक है। और एक और कंडीशन स्टैंडर्ड में दी है कि जब भी हम कैलिब्रेशन सर्विस यूज़ कर रहे हैं, अगर वो क्वालिफाइड नहीं है, इन केस क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि कस्टमर द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमें ध्यान रखना है, जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी कंफर्मेशन है वो हमें लेना है। ठीक है, तो कोई इस तरह का स्पेशल सिनेरियो होता है जब हम कोई इस तरह की कैलिब्रेशन सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट रेगुलेटरी का कंफर्मेशन हमें ज़रूर लेना है। तो ये बात थी यहाँ तक एक्सटर्नल लेबोरेटरी की अपने कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन रिकॉर्ड के अंदर, मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। ये नेक्स्ट सब क्लॉज है, रिसोर्सेज के अंडर ही है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें एज इट इज़ 9001 2015 की जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना है। कोई इसमें चेंज नहीं है, जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है सेम चीज़ें वहाँ से हमें समझ के इस्टेब्लिश करनी है। और इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक थी बात रिसोर्सेज की। नेक्स्ट स्लाइड पे जो नेक्स्ट क्लॉज है रिसोर्सेज के बाद वो है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस में जो मैंने कीवर्ड लिया है उसमें पहला है ISO 9001 2015। फिर है सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट दी है कॉम्पिटेंस के अंदर, उसमें जो मैंने कीवर्ड लिया है आइडेंटिफाई एंड अचीविंग क्वालिफिकेशंस, ये तीन चीज़ें हैं। सो कॉम्पिटेंस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि होना चाहिए पूरी तरह से। बिना इसके
भी कोई ऑपरेशन या फिर प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो इसमें रिक्वायरमेंट कंप्लीटेंस को जो 7.2 क्लॉज है IATF 16949 का, उसमें हमें ISO 9000 और 2015 की रिक्वायरमेंट्स का रेफरेंस मिलता है। तो 9000 और 2015 स्टैंडर्ड में 7.2 कंप्लीटेंस में जो रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज़ हमें फॉलो करनी है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट कंप्लीटेंस में नेक्स्ट सब क्लॉज है वो है सप्लीमेंटल कंप्लीटेंस के रिस्पेक्ट में। इसके लिए हम एक प्रोसेस स्किल डेवलप करने की बात करता है स्टैंडर्ड की, हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए जो भी हमें इस्टेब्लिश और मेंटेन करना है, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कहाँ किसकी ट्रेनिंग नीड क्या है, हमारी हमारे पर्सनल्स की, हमारे जो भी हमारे ह्यूमंस हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, अवेयरनेस की नीड क्या है और उसको हमें कैसे अचीव करेंगे उस कॉम्पिटेंसी को। ये सारी चीज़ें मतलब उस डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस में होनी चाहिए। उसका इवैल्यूएशन है, हमने पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे उसको अचीव कैसे करना है, फिर उसको इवैल्यूएट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें उस प्रोसेस के अंदर हमें इस्टेब्लिश करनी है और मेंटेन करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जो कन्फर्मिटी है प्रोडक्ट की प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, उसको इंश्योर करने के लिए। साथ ही साथ कॉम्पिटेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास जो कोई स्पेसिफिक असाइन टास्क है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर पर्सनल की, वो हमें इंश्योर करने की वो जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसको मैच करता हो, उसकी कॉम्पिटेंसी हो वो अप टू द मार्क हो उस स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है सेटिस्फेक्शन की बात कहता है इस स्टैंडर्ड में कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो सेटिस्फाई यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अटेंशन वर्ड यूज़ करता है स्टैंडर्ड, क्योंकि होता क्या है कि इन केस ऑफ नॉन कन्फर्मिटी जो ये कॉम्पिटेंसी है, अवेयरनेस है, नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, यही आप यूज़ करते हो आंसरिंग के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या ध्यान रखना है कि जो कॉम्पिटेंसी हो वो अप टू द मार्क हो विथ रिस्पेक्ट टू द conformity with respect to requirement and the customer satisfaction। तो ये दोनों चीज़ें हैं सप्लीमेंटल के अंदर जो हमारे डॉक्यूमेंट हमें डेवलप करना है एज अ प्रोसीजर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसमें जो मैंने कीवर्ड लिया है वो है प्रोवाइड करस्पॉन्डिंग कमेंसुरेट लेवल टास्क इम्प्लीकेशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले समझना कि कहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आती है। ऑन द जॉब होता क्या है, तो कुछ स्पेशल सिनेरियोज में कुछ कस्टमर की इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है, या फिर कोई स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट आती है किसी पर्टिकुलर टास्क की या जॉब की, जो आप उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो आपको एक्सिक्यूट करना होता है, जो डेली वर्क से अलग होती है और जो अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो उन सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट में हमें ट्रेनिंग देनी है, जो भी हमारा पर्सनल हो इन्वॉल्व होगा उस पर्टिकुलर वर्क को एक्सिक्यूट करने के लिए। तो वहाँ पे हमें इंश्योर करना है कि इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो जो हमारा पर्सनल इन्वॉल्व हो उस वर्क को एक्सिक्यूट करने के लिए, उसकी जो नॉलेज हो वो और कॉम्पिटेंसी हो वो एडिक्वेट हो, जिससे कि वो जो जॉब है अच्छी तरीके से कंप्लीट हो। साथ ही साथ यहाँ पे कम्पेंसरेट की बात करता है कि तो जो लेवल है अ, उसकी नॉलेज का वो एज पर द जो कॉम्प्लेक्सिटी है टास्क की
उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए, जिससे कि वो अपना जो डेली वर्क है उस जॉब के रिस्पेक्ट में वो कंफर्मिटी के थ्रू प्रॉपर तरीके से एक्सक्लूड कर पाए। तो इस तरह की कंडीशन अगर की आइडेंटिफाई होती है, कम्युनिकेट होती है थ्रू कस्टमर रेगुलेटर्स, तो हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए। ये भी हम जो हमारा डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है कॉम्पिटेंसी का उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसी लाइन में उस पर्टिकुलर जॉब के रिस्पेक्ट में कोई डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सन्स इन्वॉल्व हैं जिनके वर्क की वजह से उस पर्टिकुलर जॉब के रिजल्ट्स में, उसके क्वालिटी में इफेक्ट आ सकता है, तो हमें उनको कम्युनिकेट करना है कि किस तरह से जो ये स्पेसिफिक जॉब है उस पे उनके वर्क के थ्रू इम्पैक्ट आने वाला है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं नॉन कन्फर्मिटी के। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इसको भी आप कॉम्पिटेंसी का जो हमारा प्रोसीजर आप डेवलप करोगे, प्रोसेस डेवलप करोगे, उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। ये नेक्स्ट सब क्लॉज है कॉम्पिटेंसी के अंदर। इसमें जो चीज़ें हैं वो है डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस टू वेरीफाई ISO 19011 ऑडिटर लिस्ट, QMS मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्ट minimum competencies, technical understanding, प्रोडक्ट कन्फर्मिटी, रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ तक मैं ब्रीफ करता हूँ ऑडिटर लिस्ट के कीवर्ड्स को। तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्लॉज है कॉम्पिटेंसी के अंदर, वो है इंटरनल ऑडिटर के रिस्पेक्ट में कि उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक हमारे पास स्टैंडर्ड कहता है कि डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस हो जिसके थ्रू हम एसेस कर सकें, जो कॉम्पिटेंसी लेवल है वेरीफाई कर सकें इंटरनल ऑडिटर्स की, और जिससे कि जो वो काम करने जा रहे हैं वो इंश्योर हो और कहीं भी उसमें मतलब गैप ना रहे। इसके साथ ही अगर कोई कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी को लेके, तो उसको भी हमें फुलफिल करना है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड रेफरेंस देता है ISO 19011 का, जो कि ऑडिट मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड है। उसमें मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में ब्रीफ किया था जहाँ पे इसका रेफरेंस आया था। तो वो डिटेल्ड स्टैंडर्ड है। तो 90011 के रिस्पेक्ट में हमें ध्यान रखना है इम्पार्शियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और कॉम्पिटेंसी का। ठीक है, तो ये बेसिक है। और फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट और थर्ड पार्टी ऑडिट का, तो ये बेसिक्स है 90011 का, जो कि हमें ओवरऑल ऑडिटिंग के रिस्पेक्ट में चीज़ें बताता है कि ऑडिट कैसे करनी है, क्या उसकी एडिक्वेसी होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्सक्यूशन, विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनल, विथ रिस्पेक्ट टू जनरल क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैनर में आप, मैं कोई फर्दर ट्रेनिंग करूँगा 19011 का तो आपको अपडेट मिलेगी। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जो इम्पोर्टेंट है उसमें कॉम्पिटेंसी, इम्पार्शियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, साथ ही साथ फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट, ये चीज़ें हैं। तो जो इंटरनल ऑडिट होता है वो फर्स्ट पार्टी ऑडिट होता है। ऑडिटर होता है मतलब कि वो अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी के पेरोल पे ऑडिट करने के लिए आता है। सेकंड पार्टी ऑडिट में है कि आप कस्टमर हो, आप अपने अ, अ, जहाँ से सामान आप ले रहे हो उसके यहाँ आप ऑडिट करने जा रहे हो एक सप्लाई चेन में। ठीक है, तो सेकंड पार्टी ऑडिट होती है। थर्ड पार्टी ऑडिट है कि कोई सर्टिफिकेशन बॉडी है, मैं हूँ जैसे,
सर्टिफिकेशन बॉडी से। तो मैं कहीं किसी कंपनी में ऑडिट करने जाऊंगा तो वो थर्ड पार्टी ऑडिट होगी। ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि जो ऑडिटर है, जो भी जितने भी ऑडिटर्स हैं क्वालिफाइड, उनकी लिस्ट आपको मेंटेन करनी है कंपनी के अंदर। ये चीज़ होनी चाहिए। इसके साथ ही 3 तरह के ऑडिटर्स की स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है। पहला जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऑडिटर की बात होती है। सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर की बात होती है। थर्ड जो बात होती है वो प्रोडक्ट ऑडिटर की बात होती है। तो ये 3 तरह के ऑडिटर्स हमारे पास होने चाहिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का और प्रोडक्ट के ऑडिटर्स। और इनकी लिस्ट हमें मेंटेन करनी है कि जितने भी हमारे पास क्वालिफाइड ऑडिटर्स हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स में, वो सारी हमें हमारे पास लिस्ट आउट के मैनर में होने चाहिए। साथ ही साथ उनकी मिनिमम कॉम्पिटेंसी क्या होगी उसके बारे में स्टैंडर्ड हमें बताता है कि पहला जो है कि उनके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑटोमोटिव प्रोसेस जो है कि कैसे ऑडिटिंग करेंगे, और ऑडिटिंग के रिस्पेक्ट में हमारा रिस्क बेस्ड थिंकिंग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए और उसको कैसे यूटिलाइज करना ऑडिट में जब हम फाइंडिंग्स की बात करेंगे। तो पहली चीज़ ये है। सेकंड पॉइंट जो है उसमें है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर, क्लियर उनके पास एक अंडरस्टैंडिंग इसके लिए होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स हैं क्या कस्टमर की, या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इंटरनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। साथ ही साथ जो 9001 स्टैंडर्ड है IATA 16949 है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर ऑडिट के स्कोप के रिस्पेक्ट में उनके पास एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ जो कोड टूल्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर ऑडिट स्कोप के रिस्पेक्ट में यूज़ होने वाले हैं, उनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो ओवरऑल मैनेजमेंट है जिसमें वो प्लान करेंगे, ऑडिट को कंडक्ट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे और क्लोज करेंगे ऑडिट फाइंडिंग को, इस ओवरऑल मैनेजमेंट को ऑडिट मैनेजमेंट का उनके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें अच्छी से कर सकें। तो ये 5 मिनिमम कॉम्पिटेंसी हैं जो कि जो हमारे 3 तरह के ऑडिटर्स बात हमने बताए हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, प्रोसेस जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग की उसके ऑडिटर और प्रोडक्ट ऑडिटर हैं, उनके पास ये पांचों चीज़ों की मिनिमम अंडरस्टैंडिंग एडिक्वेट लेवल की होनी चाहिए। ठीक है। तभी जो ऑडिट का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो पाएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड एडिशनली की बात करता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर है उसके पास एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए जिस भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का वो ऑडिट करने जा रहा है। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस पर्सन हो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, उसको हम ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट की, या उसको हम एलोकेट करें, ऑथराइज करें ऑडिटिंग के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए जिस भी प्रोसेस की ऑडिट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जा रही है। और साथ ही साथ वो रिस्क बेस्ड थिंकिंग में, रिस्क एनालिसिस के बेस्ड थिंकिंग में चीज़ों को देखे, इवेलुएट करें और ऑडिट को एग्जीक्यूट करें। इसके साथ ही जो रिस्क एनालिसिस है उसमें उसको PFMEA को भी यूज़ करना है। प्रोसेस फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस का टेक्निक है, कंट्रोल प्लान है, उसमें भी उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अपने ऑडिट को एक एडिक्वेट लेवल तक ले जाने के लिए। तो यहाँ तक जो रिक्वायरमेंट है
वो है प्रोसेस ऑडिटर की, मैंने बताई एडिशनली जो है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑडिटर की बात आती है कि प्रोडक्ट ऑडिटर को अपनी कॉम्पिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेट करनी है कि उसके पास जो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट को लेके, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को लेके, और क्या क्या चीज़ें उसको मेज़र करनी है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, कौन कौन से टेस्ट इक्विपमेंट यूज़ करने हैं वेरिफिकेशन के लिए, जिससे वो इंश्योर कर सके प्रोडक्ट की कन्फर्मिटी को। तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज जो प्रोडक्ट ऑडिटर होगा उसको होनी चाहिए। इसके बाद हम बात आती है प्रोसेस ऑडिटर की, हमने बात कर ली एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। प्रोडक्ट ऑडिटर की बात कर ली, उसकी नॉलेज क्या होनी चाहिए एडिशनली। और जब भी मतलब एडिक्वेट लेवल तक हम नॉलेज को ले जाने के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो उस कॉम्पिटेंसी को अचीव करने में जो भी ट्रेनिंग हम अ, देने देंगे मतलब ऑडिटर्स को, तो उसको हमें रिकॉर्ड के फॉर्म में रिटेन करके रखना है, जिससे कि उसका हम फर्दर यूज़ कर सकें। और साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि हम इवेलुएट करें जो भी ट्रेनी थे ट्रेनर थे उनकी कॉम्पिटेंसी को, कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक उसके लिए डिसाइसिव हो सके, वो कॉन्फिडेंट हो सके इवेल्युएशन के थ्रू, कि अगर हमने किसी ट्रेनर के थ्रू ट्रेनिंग दिलवाई है अपने ऑडिटर्स को किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी के लिए, तो जो वहाँ पे गोल था ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेनर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग। तो इसके लिए हमें एविडेंस मेंटेन करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है सिस्टम में। इसके बाद स्टैंडर्ड में बात आती है कि कैसे मेंटेन करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है जो इंटरनल ऑडिटर है उसकी कॉम्पिटेंसी को। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे स्टैंडर्ड देता है कि जो एक्सक्यूशन है ऑडिट्स का, नंबर ऑफ ऑडिट्स एक साल में वो कितना कर रहा है, उसके बेसिस पे हमें डिमॉन्स्ट्रेट हम करेंगे जो इंटरनल ऑडिटर है उसकी कॉम्पिटेंसी को। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना है कि एक साल के अंदर कितनी ऑडिट्स एक ऑडिटर के द्वारा की जानी चाहिए, और ये हमारे लिए एज अ मेंटेनेंस काम करेगा, एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन काम करेगा एक इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी को लेके। साथ ही साथ उसकी जो नॉलेज है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें यूज़ करना है इंटरनल चेंजेस के मेथड्स को, जिसमें उसको डिफरेंट प्रोसेस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम इंटरचेंज करेंगे, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर उसकी जो जॉब है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ 9001 जो है स्टैंडर्ड या फिर ITF 16949 है, कोर टूल्स हैं, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उन पे उसकी जो जॉब है उसको हम स्विच करेंगे टाइम टू टाइम, जिससे कि वो नॉलेज गेन कर सके, अपने नॉलेज को मेंटेन कर सके, इन्हेंस कर सके विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिटिंग। तो ये दो मेथड्स हैं जो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करने हैं, जिससे कि जो इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी है वो मेंटेन हो सके, साथ ही साथ वो डिमॉन्स्ट्रेट भी हो सके। तो ये चीज़ें थी हमारी इंटरनल ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मेंटेनिंग नॉलेज तक कर लिया। फिर है सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसी। तो सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसी में जो चीज़ें हैं वो है मीट कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग। ये दो कीवर्ड लिए हैं मैंने सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसी को लेके स्टैंडर्ड से। तो सेकंड पार्टी ऑडिटर, फर्स्ट पार्टी ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग पार्ट में भी, और फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बताया था। तो सेकंड पार्टी ऑडिटर जो इसमें इम्पोर्टेंट है, तो इस पर्टिकुलर क्लॉज पे ये ध्यान रखना है कि जो सेकंड पार्टी ऑडिटर है वो कौन होगा। तो जनरली जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं कंपनी में वही सेकंड पार्टी ऑडिटर की तरह
वर्क करते हैं। जब भी आप अपने वेंडर के यहाँ जो भी चीज़ें आपने आउटसोर्स की हैं, प्रोसेस आउटसोर्स किया है, प्रोडक्ट आउटसोर्स किया है और उससे रिलेटेड चीज़ों की ऑडिट के लिए आप जाते हो, तो आप इंटरनल ऑडिटर को ही असाइन करते हो सेकंड पार्टी ऑडिट के लिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो दोनों जो अभी हमने इंटरनल ऑडिटर की बात करी थी और उसके साथ ही साथ सेकंड पार्टी ऑडिटर को जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैच करना है और समझना है यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी है इसी तरह से इसको समझने के लिए, क्योंकि दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप, इंटरनल ऑडिटर को सेकंड पार्टी ऑडिटर को। स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर क्लॉज में 7.2.4 में सेकंड पार्टी ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी के लिए पहली चीज़ जो स्टैंडर्ड कहता है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी है, तो उसके रिलेटेड आप डिमॉन्स्ट्रेट एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकती है कि एक ऑडिटर ने कितने टास्क किए हैं एज ऑडिट, मतलब कितनी ऑडिटर्स उसने एज अ सेकंड पार्टी ऑडिट एक्सिक्यूट किए हैं, और वही डिमॉन्स्ट्रेट करेगा उसकी कॉम्पिटेंसी को। सेकंड पार्टी ऑडिट में भी तीन चीज़ें हो सकती हैं। प्रोसेस की ऑडिट हो सकती है, प्रोडक्ट की ऑडिट हो सकती है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की ऑडिट हो सकती है। तो जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्टी ऑडिट करने का, उसके रिस्पेक्ट में किस तरह से क्या फाइंडिंग्स मिली, रिस्क असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इवेल्युएट हुई ऑडिट के थ्रू, वो जो फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर कंप्लायंसेस, वही एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगी जो कॉम्पिटेंसी है सेकंड पार्टी ऑडिटर का। साथ ही साथ जो सेकंड पार्टी ऑडिटर है, अ, वो जो उसकी नॉलेज है, उसकी एक्सपीरियंस है, उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, वो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से मैच करती हुई होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपका कस्टमर जो भी है उसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं सेकंड पार्टी ऑडिटर को लेके, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करके मैच करना है सेकंड पार्टी ऑडिटर से अपने। साथ ही साथ जो कोर कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है, जो कोर कॉम्पिटेंसी की बात की अभी मैंने, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम था, उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, प्रोडक्ट ऑडिट की बात थी, तो ये उससे रिलेटेड जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसको आपको ऐड करना है उसके नॉलेज में, उसके क्वालिफिकेशन में। ठीक है, तो इस इन सब चीज़ों को मिला के आपको सेकंड पार्टी ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी को डिसाइड करना है। इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के बारे में स्टैंडर्ड कहता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग सेकंड पार्टी ऑडिटर के बारे को होनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें पहली चीज़ है जो ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच है कि ऑडिटिंग कैसे होगी। ठीक है, प्रोसेस के में प्रोसेस के ऊपर, और उसको हम कैसे रिलेट करेंगे रिस्क बेस्ड थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके पास। साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो रिक्वायरमेंट क्या है उसकी क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ISO 9001 IATF 16949 की जो रिक्वायरमेंट है वो उसके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसको ऑडिट करने जा रहा है, PFMEA कंट्रोल प्लान, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। टूल्स जो भी यूज़ करने हैं ऑडिट के दौरान, उसको अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ कैसे वो एक ऑडिट को प्लान करेगा, कंडक्ट करेगा, प्रिपेयर करेगा, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करेगा और फाइंडिंग्स को क्लोज कैसे करेगा, ये सारी चीज़ों की उसके पास प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आपने जैसे हमने इंटरनल ऑडिट में जो पॉइंट डिस्कस किए थे वो यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो जब आप सेकंड पार्टी ऑडिट के लिए जाते हो तो हो सकता है कि मतलब उसमें एक टीम जाए, अलग अलग बंदे की अलग अलग स्पेशलिटी हो, अलग अलग कॉम्पिटेंसी हो, और उसके बेसिस पे वो ऑडिट करे, उस पर्टिकुलर पोर्शन को ऑडिट के कवर करे वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंटरनल ऑडिट और सेकंड पार्टी ऑडिट को कंबाइन करके देखना एक बेटर ऑप्शन होता है हमेशा।
ठीक है। डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते हो इंटरनल ऑडिटर और सेकंड पार्टी ऑडिटर को। ठीक है। सेकंड पार्टी ऑडिटर थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है इंटरनल ऑडिट के कंपैरिजन में, लेकिन इंटरनल ऑडिटर भी टीम का पार्ट हो सकता है सेकंड पार्टी ऑडिट की। ठीक है। तो यहाँ तक थी सेकंड पार्टी ऑडिटर की बात। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्लॉज है 7.3 ITF 16949 का। अवेयरनेस में जो पहला कीवर्ड है ISO 9000 सप्लीमेंटल में जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं वो है डॉक्यूमेंटेशन, टास्क इम्पैक्ट, पर्सन इम्प्लीकेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, प्रमोशन। तो ये अवेयरनेस में दो सब क्लॉजेज हैं और ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिए हुए हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटेंसी की जब भी बात करेंगे। तो अभी हमारी इससे पहले भी स्टैंडर्ड में अवेयरनेस का पॉइंट आया था कि अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। वहाँ पे हमने बात करी थी एज अ रिसोर्सेज कॉम्पिटेंसी के साथ साथ अवेयरनेस की। अवेयरनेस एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी जब भी कहेंगे जब उसकी अवेयरनेस अच्छी होती है। तो 7.3 अवेयरनेस में जो पहला रेफरेंस है वो ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट्स का है। तो 9001 के 7.3 क्लॉज में जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं वो यहाँ पे अप्लीकेबल हैं, उसको एज इट इज़ आपको फॉलो करना है, इस्टेब्लिश करना है अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में IATF 16949 के। इसके अवेयरनेस में जो पहला सब क्लॉज है वो सप्लीमेंटल की बात करता है। तो पहली चीज़ है कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए अवेयरनेस के रिस्पेक्ट में, जिसमें कि सारे एम्प्लॉयज़ ये अवेयरनेस हो कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो कैसे डिपेंडेंट है आप उनके डेली वर्किंग से, उस पर क्या इम्पेक्ट आएगा प्रोडक्ट की क्वालिटी में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसको अचीव करना, मेंटेन करना, इम्प्रूव करना क्वालिटी को, वो कैसे इफेक्ट डालेगा। जो ओवरऑल कन्फर्मिटी है वो प्रोसेस से रिलेटेड हो सकती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है हो सकती है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है। तो जो ओवरऑल सिस्टम हम डेवलप किए हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ डेवलप हुई हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, KPIs हैं, वो सारी चीज़ों की उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। जो भी रिस्पेक्टिव स्टेजेस में वो वर्क कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर फंक्शन में वर्क कर रहे हैं, उससे रिलेटेड उनके पास एक क्लियर अवेयरनेस होनी चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो भी की नोट्स हैं उसको लेकर। ठीक है। तो इसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, एक प्रोसेस प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को गवर्न कर सके अवेयरनेस की। ठीक है। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है अवेयरनेस के अंदर वो है एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट। ठीक है। तो ये हम मोटिवेशन और एम्पावरमेंट को भी अवेयरनेस के सप्लीमेंटल के जो प्रोसीजर है उसमें ऐड कर सकते हैं। मोटिवेशन और एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। एम्पावरमेंट को आप लीडरशिप की तरह देख सकते हो। ठीक है। और मोटिवेशन को भी आप लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने की तरह देख सकते हो। और जब भी हम मोटिवेशन और एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट करने की बात करते हैं कि हमारा जो गोल होता है मोटिवेशन और एम्पावरमेंट के थ्रू वो है कि हम कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट ड्राइव कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर, जिससे कि जो हमारी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। साथ ही साथ कुछ इनोवेटिव तरीके हम निकाल सकें एज अ प्रमोशनल फॉर्म, जिससे हमारी कंपनी की जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है, इफ़िशियंसी है, वो इम्प्रूव हो सके।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमारे पास प्रोसीजर के में एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू मोटिवेट एंड एम्पावर आवर पर्सनल इन आवर कंपनी। तो ये थ्रू आउट द कंपनी हमें रन करना है इस तरह के मोटिवेशन और एम्पावरमेंट ड्राइव को। ठीक है, तो ये चीज़ें साथ ही साथ ये वर्क करेगी जो मोटिवेशन और एम्पावरमेंट है एक प्रमोशन को, क्वालिटी का जो माइंडसेट है, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस है उसको। ठीक है, तो ये मल्टीपल रोल्स हैं मोटिवेशन और एम्पावरमेंट के, अवेयरनेस के, जो कंबाइंड मैनर में वर्क करते हैं जब आप इसको रन करते हो अपनी कंपनी के अंदर। तो यहाँ तक इसकी बात थी अपनी अवेयरनेस की। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे। अवेयरनेस के बाद वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो पहला रेफरेंस मिलता है वो ISO 9001 2015 का मिलता है स्टैंडर्ड में। 7.4 क्लॉज है कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे कोई एडिशन नहीं है कम्युनिकेशन क्लॉज में ITM 16949 में। सिंपली यहाँ पे जो ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट है 7.4 क्लॉज में कम्युनिकेशन की, वो यहाँ पे एज इट इज अप्लाई होती है। उसको आपको इस्टेब्लिश करना, उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं, वो डेवलप करने हैं। नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में सपोर्ट के अंदर पहला सब क्लॉज है जनरल, जिसमें हमें रेफरेंस मिलता है ISO 9001 2015 का। सेकंड सब क्लॉज है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। इसमें कीवर्ड्स जो मैंने लिए हैं क्वालिटी मैनुअल, सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिस्क्रिशन, कंप्राइज, मैट्रिक्स। फिर है क्रिएटिंग अपडेटिंग ISO 9001 2015। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ISO 9001 2015। रिकॉर्ड रिटेंशन, define, develop and implement policy against requirements, retention period, engineering specification, documented process, uh, RDI, change record, 10 working days। ये सारे कीवर्ड्स लिए हैं इंडिविजुअल सब क्लॉज वाइज अंडर द डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन क्लॉज। वन बाय वन मैं सब ब्रीफ करता हूँ आपको लास्ट तक डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन के क्लॉज के रिस्पेक्ट में। तो अभी तक हमने सब बात कर ली, हमने हमारे पास प्लांट, हमारे पास फिजिबिलिटी, हमारे पास इक्विपमेंट सेटअप क्या होना चाहिए, मॉनिटरिंग हमारी कैसे करना है, मेजरिंग हमें कैसे करना है, कंपिटेंसी क्या होनी चाहिए, अलग अलग लोगों की अवेयरनेस में हमें क्या देखना है, कम्युनिकेशन में हमें क्या देखना है, सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब लास्टली बात आती है उनको समराइज करने की, उनको एक डोजे के फॉर्म में कन्वर्ट करने की, इन सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में जो भी अभी तक हमने चीज़ें की हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हमारा क्लॉज आता है। तो जनरल जो पहला सब क्लॉज है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में, इसमें क्लियर कट जो रेफरेंस मिलता है वो ISO 9001 2015 का है। इसको हमें एज इट इज़ फॉलो करना है जो वहाँ पे दी हुई है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। जनरल के अंदर सेकंड सब क्लॉज है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। तो पहली चीज जो स्टैंडर्ड कहता है कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो रेफरेंस देता है कि उसमें एक क्वालिटी मैनुअल होना चाहिए, जिसमें क्वालिटी मैनुअल एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपी फॉर्म में, दोनों में हो सकता है। तो ये पहली चीज़ है जो स्टैंडर्ड बोलता है कि क्वालिटी आप डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनुअल होना चाहिए, क्वालिटी मैनुअल सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है,
और क्वालिटी मैनेजमेंट जो क्वालिटी मैनुअल है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है उसको वो फुलफिल करता हो विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसलिए वर्ड डिस्क्रिप्शन यूज करता है। तो इस तरह का क्वालिटी मैनुअल डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशन को। और जो ये डिपेंड करेगा, क्वालिटी मैनुअल है उसका जो साइज है, मतलब कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे, कितनी ज़्यादा हमें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा क्वालिटी मैनुअल के रिस्पेक्ट में, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। वो डिपेंड करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज है, कल्चर है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके ऊपर। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कल्चर वर्ड यूज करता है कि कल्चर बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे यूज करने का। कि कल्चर बेसिकली होता है कि एक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि कितना इन डेप्थ मैनर में चीज़ों को वो समझ के फॉलो कर रही हैं, इवेलुएट कर रही हैं स्टैंडर्ड्स के, और अपने यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो डिफरेंट कल्चर हैं, मतलब ऑटोमोटिव में जैसे एक आप बात करोगे कि एक जर्मन कल्चर है, एक जापानीज कल्चर है, जो मतलब ऑटोमोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं। तो मैं भी यूज़र हूँ। मैं मेरी फर्स्ट कार जर्मन थी। ठीक है, मैं जापानीज कार भी यूज़ करता हूँ, मैंने अमेरिकन कार भी ड्राइव की है। तो एक डिफरेंस मिलता है हमें, मतलब जो प्रोडक्ट है जब हम उनको यूज़ करते हैं तो एक अलग सा अ, हमें समझ में आता है कि क्या डेप्थ है प्रोडक्ट की, और क्या बेटर है किस चीज़ में। तो ये कल्चर को डिफाइन करता है अलग अलग कंपनी के, अलग अलग कंट्री वाइज, कि उन्होंने कितनी इन डेप्थ मैनर में चीज़ों को रिसर्च किया है, सोचा है, और उसके ऊपर फिर एक्शन लेके एक प्रोडक्ट तैयार किया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर यहाँ पे। कॉम्प्लेक्सिटी की बात है, कॉम्प्लेक्सिटी का वर्ड यूज होता है यहाँ पे। तो कितना पार्ट कंपनी अपनी सप्लाई चेन में कवर कर रही है एक एक प्लांट के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। एक मेजर मेजर पोर्शन अगर वो प्लांट के अंदर मतलब सप्लाई चेन का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए वो अगर यूज कर रही है, तो वो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लेक्स होगा उसका सिस्टम। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वो बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो साथ इसके साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हम बनाएं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, उसे हमें लिंक करना है क्वालिटी मैनुअल के साथ। ये बहुत ज़रूरी है। अ, इसके लिए स्टैंडर्ड कहता है, और तभी ये ट्रेसेबिलिटी मेंटेन हो पाती है, और प्रॉपर जो एडिक्वेसी है डॉक्यूमेंटेशन का वो मेंटेन हो पाता है। उसका खास ध्यान रखना है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड कुछ मिनिमम चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए कहता है। क्यूएमएस के डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली जो चीज़ इसमें है कि स्कोप जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का है वो डिफाइन करना। साथ ही साथ कोई अगर एक्सक्लूजन है, जो चीज़ें हमने नहीं ली हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में विथ रिस्पेक्ट टू द IATF 16949 में दी हुई हैं, 9001 में दी हुई हैं रिक्वायरमेंट, और उसको हमने स्कोप में नहीं कवर किया अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, तो उसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी हमें अपने QMS के डॉक्यूमेंटेशन में डिफाइन करना है। तो पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है, जो भी प्रोसीजर हमने डेवलप किया है, प्रोसेस डेवलप किया है, पॉलिसीज डेवलप किया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, उसका रेफरेंस हमें देना है अपने क्वालिटी मैनुअल के थ्रू, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया, फॉर ट्रेसेबिलिटी, फॉर डॉक्यूमेंटेशन एडिक्वेसी, बहुत ज़रूरी है ये। साथ ही साथ जो भी प्रोसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के,
उनका सीक्वेंस क्या है, उनका इंटरेक्शन क्या है, वो हमें डिफाइन करना अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। कहाँ पे वो इनपुट कहाँ पे यूज होगा, एज अ आउटपुट कहाँ क्या रहेगा, और एज अ आउटपुट कहाँ पे वर्क करेगा। साथ ही साथ इन प्रोसेस में जो आउटसोर्स प्रोसेसर इंटरेक्ट कर रही हैं, तो कंट्रोल क्या होंगे वहाँ पे आउटसोर्स प्रोसेसर्स का, उनको भी डिफाइन करना है हमें इस प्रोसेस फ्लो के थ्रू। ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो लास्ट है वो है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की बात हम इस तरह से समझते हैं कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम उसके थ्रू। और जब मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये हम इंश्योर करेंगे या ये हम डिक्लेयर करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी तरह की, उसको हमने कम्प्लीटली एड्रेस कर किया है थ्रू आवर ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। इस तरह का हमें एक मैट्रिक्स का फॉर्म में चीज़ों को डेवलप करना है और ये इंश्योर करना है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स अप्लीकेबल हैं ऑनलाइन के ऊपर वो सारी चीज़ें कवर्ड हों। ठीक है, तो ये बात रही मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। जो भी टेक्निकल प्रोसीजर्स हैं वो किसी तरह का हो, एक्सक्यूशन का हो, मॉनिटरिंग मेजरिंग का हो, इवैल्यूएशन का हो, रिव्यू का हो, कम्युनिकेशन का हो, और जो कोड डॉक्यूमेंट हैं क्यूएमएस के उनको इंटरलिंक करना है हमें एज अ कंप्लीट मैट्रिक्स, जिससे कि हम जो हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड ये फ्रेमवर्क है ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का वो फुलफिल हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ थी मैट्रिक्स की। अब जो नेक्स्ट क्लॉज आता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में वो है क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग का सब क्लॉज। तो क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग में भी सिंपली हमें जो रेफरेंस मिलता है वो ISO 9001 2015 का मिलता है। वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो वहाँ पे दी गई हैं 9001 में वो एज इट इज़ हमें फॉलो करनी है, इस्टेब्लिश करनी है यहाँ अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। फिर नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। इसमें भी हमें जो पहला रेफरेंस मिलता है 7.5.3.1 और पॉइंट 2 में, उसमें हमें क्लियरली जो रिक्वायरमेंट है ISO 9000 2015 की उसी को फॉलो करना है, उसी को अपने सिस्टम में इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है 7.3.2.1 क्लॉज जो है रिकॉर्ड रिटेंशन की बात करता है। तो इसमें स्टैंडर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपके पास रिकॉर्ड रिटेंशन की पॉलिसी होनी चाहिए। इसको हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना है, डॉक्यूमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करना है कि वो कैसे रिकॉर्ड्स को रिटेन करेगा अपने यहाँ। और इसके ये रिटेंशन में हमें ध्यान रखना है जो रिकॉर्ड्स का कंट्रोल हो वो सेटिस्फाई करें जो भी स्टैचुटरी, रेगुलेटरी और नेशनल और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें ये रिक्वायरमेंट जान लेनी है कि विथ रिस्पेक्ट टू एविडेंस, विथ रिस्पेक्ट टू रिकॉर्ड, जो डिटेंशन पीरियड है वो क्या होना चाहिए, जो कि रिक्वायर्ड है रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू, स्टैचुटरी बॉडी के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और कस्टमर के थ्रू। तो ये बहुत ज़रूरी है इस रिटेंशन पीरियड के बारे में जान लेना, जानकारी कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसी रिटेंशन की बनाना। इसके साथ ही स्टैंडर्ड में भी हमें एक गाइड करता है कि रिटेंशन पीरियड क्या होना चाहिए। तो एक प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है वो प्रोडक्ट की जो लाइफ है जब तक वो प्रोडक्शन में उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जब तक उस प्रोडक्ट की सर्विस रिक्वायरमेंट हम डिक्लेयर कर रहे हैं उस टाइम तक हमें तक
जो रिटेंशन है रिकॉर्ड का वो करना है, प्लस 1 साल और हमें ऐड करना है उसमें रिटेंशन पीरियड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सर्विस जो होता है वो लास्ट सप्लाई चेन का पार्ट है किसी भी इंडस्ट्री का। तो सर्विस की जब तक लाइफ है उस प्रोडक्ट की सर्विसेबल है, तो उस वो जो टेन्योर है, वो जो टाइम है, उसमें हमें 1 साल ऐड करके हमारा जो रिटेंशन का पीरियड है, उसकी जो टाइमलाइन है रिकॉर्ड्स की, वो डिक्लेयर करनी है। इन केस अगर हमें कहीं से कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं मिल रही है, जो कि हमने बात करी रेगुलेटरी, ऑर्गेनाइजेशनल, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में हमें ये चीज़ करनी है। अगर हमारा कस्टमर या रेगुलेटर कुछ स्पेसिफाई कर रहा है रिटेंशन पीरियड के लिए, तो हमें उसको फॉलो करना है। नहीं तो इन केस नहीं है वो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट उनकी तरफ से, तो हमें ये जो एडवाइस है स्टैंडर्ड के थ्रू वो हमें फॉलो करना है। रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो सारे तरह के रिकॉर्ड होंगे, जो भी प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल्स हैं, टूलिंग रिकॉर्ड हैं, मेंटेनेंस के रिकॉर्ड्स हैं, ओनरशिप रिकॉर्ड्स हैं, प्रोडक्ट और प्रोसेस के डिज़ाइन रिकॉर्ड्स हैं, परचेज रिकॉर्ड्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं। तो सारी रिकॉर्ड्स ये इम्पोर्टेंट हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो जो भी क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मेंटेन करने हैं और रिटेन करने हैं अपनी कंपनी के अंदर, जैसा कि टाइमलाइन अभी हमने डिस्कस किया। तो ये बात थी रिकॉर्ड रिटेंशन की। इसके बाद जो लॉ लास्ट सब क्लॉज रह जाता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे, जो है कि इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन। और इसके साथ ही जो क्लॉज है रिसोर्सेज का, सपोर्ट का, वो यहाँ पे एंड होता है। तो 7.3.2.2 क्लॉज है इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन। इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो इसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड जो बात कहता है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए जो डिस्क्राइब करे कि हमें इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन को कैसे रिव्यू करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है और इम्प्लीमेंट करना है, जो कि बेस्ड है जो इंजीनियरिंग के स्पेसिफिकेशन है कस्टमर के द्वारा दिए गए हैं, और टाइम टू टाइम जो इसमें रिवीजन हो रहा है उसको टेक केयर करते हुए, और जो भी शेड्यूल कस्टमर हमें जिस भी शेड्यूल से वो हमें देता जाता है स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड, उन सारी चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है अपने डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस जो इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर। इसके बाद जो चेंज है उसको बहुत स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड में ब्रीफ किया गया IATF 16949 में, कि अगर कोई भी चेंज आता है इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन में स्टैंडर्ड में, तो उसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ेगा प्रोडक्ट डिज़ाइन में। प्रोडक्ट डिज़ाइन में चेंज आएगा तो जो प्रोडक्ट का रियलाइजेशन प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस हैं डिफरेंट स्टेजेस में हमें देखने को मिलेंगे अगर इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन चेंज हो रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड्स होने चाहिए जब भी हम पर्टिकुलर स्टेज में कोई चेंज लेके आ रहे हैं ड्यू टू द इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड चेंज। ठीक है, वो चाहे डिज़ाइन में चेंज आया हो तो उसके लिए हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हमारा जो प्रोडक्ट रियलाइजेशन के में जो चेंज आया डिज़ाइन की वजह से, वो कब हो रहा है, तो वो एक थ्रू अ रिकॉर्ड हमें मेंटेन कर रहा है एज अ एविडेंस। और उसमें ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर डेट का कि किस दिन ये चेंज हमने किया है। इसके साथ ही जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तभी कहा जाएगा किसी भी चेंज को लेके जब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में वो भी, उसमें भी जो अमेंडमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं, वो कर दिए गए हों। इसका हमें ध्यान रखना है कि हर पॉइंट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंज है वो हमें इम्प्लीमेंटेशन उसका इंश्योर करना है। साथ ही साथ एक 10 वर्किंग डेज का टाइमलाइन स्टैंडर्ड एडवाइस करता है
कि 10 वर्किंग डेज में हमें जो जो रिव्यू है वो कंप्लीट करनी है। जो भी इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन चेंज को लेकर इंफॉर्मेशन हमें मिली है, नोटिफिकेशन मिला है, तो विद इन 10 वर्किंग डेज हमें उसको थॉरोली रिव्यू कर लेना है। कि रिव्यू करने का ये मतलब है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी। तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये 10 वर्किंग डेज का जो एडवाइजेबल है इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन क्लॉज में, IATF 16949 में। इसके साथ ही जो चेंज का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है जो चेंजेस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन में आए हैं, उसकी वजह से हम इन हाउस तो अपना चेंज कर ही रहे हैं। मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप के अंदर, बाउंड्री के अंदर जो चीज़ें चेंज करनी है वो हम कर रहे हैं। अगर वो कहीं पे वेंडर एंड पे हैं, कस्टमर एंड पे, उसके रिस्पेक्ट में जो चीज़ें हैं उसको भी हमें इंश्योर करना है कि उसमें हम चेंज कैसे लेके आएंगे, कब चेंजेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो जो चेंज वहाँ पे हम लेके आ रहे हैं वेंडर एंड पे, जो हमने आउटसोर्स की थी चीज़ें, या फिर कस्टमर के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल का यहाँ पे एग्जांपल मिलता है स्टैंडर्ड में, डिज़ाइन रिकॉर्ड से रिलेटेड है। तो इन सारी चीज़ों में हमें इंश्योर करना है उस पर्टिकुलर टेक्निकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन के चेंज की वजह से ये सारी चीज़ों में चेंज आए, और कब कब चेंज चीज़ों में हमने इम्प्लीमेंट किया है उसका डेट वाइज रिकॉर्ड हम मेंटेन करें। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एज अ ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ तक बात रही हमारा 7th क्लॉज की। अब नेक्स्ट हमारा 8th क्लॉज है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया हमारा एक क्लॉज को डिस्कस करने में, अराउंड हमने 2 आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे इस ट्रेनिंग सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करता हूँ, क्लोज करता हूँ। जो नेक्स्ट क्लॉज है ऑपरेशन का, वो हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा ट्रेनिंग का, वीडियो का, उसमें कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मेक नोट, बिल्ड नॉलेज, improve your competency। ठीक है, थैंक यू, गुड डे।